सपना लंगड़ी थी, पर फिर भी उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपना दिन रात पढ़ाई करती और मेहनत करती। पर सपना की इस मेहनत से उसकी दोनों भाभी काव्या और शीतल जला कर दी थी। ऐसे ही एक दिन सपना खाना खाकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए अपनी दोनों भाभीयों से कहती है, भाभी मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? हम दोनों इस घर की बहू हैं, ना कि तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे क्या गलती होगी, तुम खुद एक गलती हो। और देखो, हम इस घर की बहू हैं, ना कि नौकरानी। इसलिए जितना काम हम दोनों करती हैं उतना ही काम तुम्हें भी करना होगा। आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो। इसीलिए अपने कमरे में जाने से पहले तुम ये सारे बर्तन धो देना। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर सपना कुछ नहीं कहती, क्योंकि सपना एक लंगड़ी थी और कई बार उसे अपनी भाभीयों की जरूरत पड़ती थी। बस यही वजह थी कि सपना अपनी भाभीयों की तानों को चुपचाप सुन लेती। अब सपना रात के बर्तन धोकर अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सपना के दोनों भाई अनूप और अनुराग घर आते हैं। आ गए आप? आज आपने आने में देरी कर दी। हाँ, ऑफिस में काम बहुत है, शायद मैं आने वाले 3-4 दिनों तक घर भी ना आ पाऊँ। खैर, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। यही हाल मेरे भी ऑफिस का है। ये ऑफिस वाले जितनी सैलरी नहीं देते उससे ज्यादा तो काम करवा लेते हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अब आप दोनों घर आ चुके हैं तो ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने दीजिए। जल्दी से आप दोनों फ्रेश हो जाओ, हम खाना लगा देते हैं। अब अनूप और अनुराग फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर काव्या और शीतल सपना को परेशान करने के लिए उसे खाना गर्म करने को कहती हैं। सपना, तुम्हारे भैया आ चुके हैं और मैं उन्हें उनके कपड़े देने जा रही हूँ। जब तक तुम खाना गर्म कर दो, और हाँ, उसके बाद आराम से पढ़ाई कर लेना। ठीक है भाभी, आप दोनों आराम से जाइए, मैं खाना गर्म कर दूंगी। अब काव्या और शीतल अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपना खाना गर्म करने के साथ साथ अपने भाइयों के लिए खाना भी निकाल कर रख देती है। मैंने खाना भी निकाल दिया है, अब भाभी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। अब मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। सपना ये सब इसलिए करती है ताकि उसकी भाभी फिर से उसे परेशान ना कर सके। कुछ देर बाद अनूप और अनुराग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और जब वो दोनों देखते हैं कि खाना पहले से ही निकला हुआ है, तो वो अपनी पत्नियों से कहते हैं, शीतल, तुम तो मेरे साथ थी, फिर ये खाना किसने निकाला? काव्या दीदी ने निकाला होगा, और किसने? पर काव्या मेरे साथ थी। अब तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम दोनों मिलकर मेरी बहन से इतनी रात तक घर के काम करवाती हो? इस सपना की बच्ची ने ना जानबूझ के किया है, ताकि उसके भाइयों को पता चल जाए कि हम उनकी लंगड़ी बहन से कितना काम करवाते हैं। लंगड़ी के पैर नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है। आप दोनों बेकार ही नाराज हो रहे हैं। आखिर वो भी तो इस घर का हिस्सा है। क्या पता उसने हमारी बातें सुन ली हो और इसीलिए बिना कहे आप दोनों के लिए खाना निकाल दिया हो। आखिर खाना निकालना कौन सी बड़ी बात है? अगर सपना ने खाना निकाल दिया या घर का कोई काम कर दिया तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? अपनी बीवियों की बातें सुनकर दोनों भाइयों का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों बिना खाए सो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन शीतल और काव्या अपनी लंगड़ी ननद को लेकर अपने पतियों से लड़ाइयाँ करती हैं। ऐसे ही एक दिन अनुराग सपना को उसके कॉलेज की फीस देता है। ये देखकर शीतल अनुराग से कहती है, सारा ठेका आपने लिया है अपनी लंगड़ी बहन के सपनों को पूरा करने का। अनुप जी, जेठ जी भी तो है, वो लंगड़ी बहन उनकी भी तो है। शीतल, अपनी जुबान संभाल कर बोला करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी बहन को लंगड़ी मत कहा करो। एक लंगड़ी को लंगड़ी ना कहूँ तो क्या बोलूं? और खबरदार, अगर अपनी लंगड़ी बहन के लिए मुझसे बहस भी की तो भूलिए मत, आपकी नौकरी मेरे पापा की बदौलत ही लगी है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप अपने पैसे अपनी लंगड़ी बहन पर उड़ाओ। जहाँ शीतल अनुराग से कॉलेज की फीस के लिए लड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर काव्या अनूप से इस बात के लिए लड़ती है कि अनूप अपनी बहन को खर्चा पानी क्यों देता है। अरे इस बोझ का बोझ आप कब तक संभालेंगे? इस लंगड़ी की उम्र हो चुकी है। इसे पढ़ाने लिखाने से बेहतर है कि आप इस लंगड़ी की शादी करवा दो, ताकि हमारी इस लंगड़ी से जान छूटे। काव्या, थोड़ा तो सोच समझकर बोलो। सपना के जो सरकारी पैसे आते हैं वो हम ही तो रखते हैं।
अगर उसके पैसों में से मैं उसे कुछ पैसे दे देता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। और वो मेरी छोटी बहन है, उसका सपना मैं पूरा करूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों भाई अपनी बहन के लिए लड़ते हैं, पर अफसोस सपना अपनी भाभीियों की सारी बातें सुन लेती है और उसे इस बात को बहुत दुख होता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ काव्या और शीतल सपना के मुंह पर उसे लंगड़ी होने का ताना देती हैं। तुमने तो कसम खा ली है, अपनी दोनों भाभीियों की जान लेकर ही मानोगी। अरे खुद नहीं बोल सकती क्या अपने भाइयों को कि अब मेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र नहीं है, पैसा बर्बाद मत करो। पर भाभी, मुझे सरकारी नौकरी करनी है और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द मेरी कोई अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। भला तुम जैसी लंगड़ी को कौन नौकरी देगा? और चलो तुम्हारी नौकरी लग भी गई तो क्या तुम अपनी सैलरी हमें दोगी? नहीं ना, फिर क्यों हम तुम्हारे पीछे बर्बाद हो? देखो, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत अमीर है, इसलिए वो जब तुम्हें देखने आए तो चुपचाप तुम उसे हाँ कर देना। अब शीतल और काव्या सपना से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक अपाहिज लड़के का रिश्ता सपना के लिए देखती हैं। अब लड़के वाले घर आते हैं तो सपना अपाहिज लड़के को देखकर अपनी भाभीियों को साफ शादी के लिए इनकार कर देती है। भाभी, मैं सिर्फ एक पैर से लंगड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिससे मेरी शादी करवाओगी मैं कर लूंगी। आपने मेरी जो लड़का देखा है वो लड़का बोल भी नहीं सकता और ना ही सुन सकता है, ना देख सकता है। ऐसे इंसान से भला मैं कैसे शादी कर लूं? ये बात बोल भी कौन रहा है जब खुद अपाहिज है। इंसान एक पैर से लंगड़ा हो या दोनों पैर से, वो अपाहिज ही होता है। काव्या सपना के साथ बदतमीजी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अनूप और अनुराग आ जाते हैं और काव्या की ऐसी बातें सुनकर अनूप काव्या को एक जोरदार तमाचा मारता है और अपने घर आए सभी मेहमानों को उनके घर वापस जाने को कहता है। और मेहमान के जाने के बाद अनूप और अनुराग अपनी बीवियों से कहते हैं, तुम होती कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने वाली? जानती भी हो मेरी बहन लंगड़ी कैसे हुई? हम दोनों भाइयों को बचाने की वजह से आज तुम दोनों को अपने जिस पति पर घमंड दिख रहा है ना, उसकी जान तुम्हारी उसी लंगड़ी नंद ने बचाई है जिसे तुम आज ताने दे रही हो। आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, हम दोनों भाई रोड पर खेल रहे थे। सामने से गाड़ी आ रही थी पर हम दोनों भाई वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बस हम दोनों को बहन बचाने के लिए बीच में आ गई और उसने इस एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया। जिस बहन ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम चाहती हो कि हम उसी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दें? जब काव्या और शीतल को सपना के इस बलिदान के बारे में पता चलता है तो उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी लंगड़ी ननंद का साथ देती हैं और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती है। मनीषा और वरुण दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों ने बड़ी मुश्किल से परिवार को मनाकर लव मैरिज की थी। मनीषा को उसके ससुराल वालों में कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मनीषा ने लव मैरिज नहीं, जैसे मानो कोई पाप कर दिया हो। ऐसे ही एक दिन मनीषा की सास रितु और नंद टीना कहती है, अरे ओ महारानी, जा जरा गाजर का हलवा और मूंग का हलवा और पूरी चटपटी सी आलू की सब्जी बना दे। अरे माँ, ये सब मुझे नहीं खाना, मुझे तो कुछ और खाना है। मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता, चिकन तंदूरी और मोमोज बना दो। माँ जी, आपको अभी खाना है क्या? वो दरअसल घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैं घर का काम करके बनाऊं आपके लिए? ओ महारानी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि घर का काम फैला है या क्या है। पहले हमारे लिए खाना बना, क्योंकि हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। और हाँ, इस बार खाने में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। घर का काम तुझे खाना बनाने के बाद ही करना होगा। अरे जाओ ना भाभी, खाना बनाओ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। बेचारी मनीषा बिना कुछ कहे किचन में जाकर उनकी पसंद का खाना बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा ही रही होती है कि इतने में रितु की सहेली बबीता आ जाती है। तभी रितु बबीता से कहती है, अरे बबीता, कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना तेरे घर में? मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है। तेरी बहू तो ठीक है ना? सुना है लव मैरिज वाली बहू किसी की सुनती ही नहीं है। अरे बहन, क्या ही बात करे, यही घर में झाड़ू पोछा लगाने में सुबह से शाम हो जाती है। बोल बोल कर तो इससे खाना बनवाना पड़ता है, वरना महारानी हमें खाना खाने के लिए तक नहीं पूछती। अरे कहीं ना कहीं तो इसकी माँ होती तब तो इतना प्यार करती। अगर मैं इसकी माँ होती तब मुझे इतना प्यार करती। मैं कितनी भी माँ बनने की कोशिश कर लूं, सास तो सास ही रहती है ना।
बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। ये आजकल के बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाकर लव मैरिज करके ले आते हैं और जिंदगी खराब होती है। इन बच्चों का क्या है, इनको अपने आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे अगर तुझे कुछ खाना है तो बता, बनवा देती हूँ अभी। खाना तो बहुत कुछ है, लेकिन तेरी बहू बना पाएगी या नहीं ये सोच रही हूँ। अरे तुझे क्या ही बताऊं, सास हूँ मैं और मेरी ना चलती है मेरे घर में। तू एक बार अपनी फरमाइश तो बता कि तुझे क्या खाना है। 2 मिनट में महारानी बना कर ले आएगी। एक काम कर देना, बेसन के लड्डू, छोले भटूरे और डोसा खाने का मन कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात, रुक जा अभी बनवाती हूँ। बेचारी मनीषा अभी थोड़ी देर पहले किचन से बाहर निकली थी और अब उसे फिर से एक नया पकवान बनाने की फरमाइश मिल जाती है। बेचारी बहुत थक चुकी थी, लेकिन अपने ससुराल वालों को नाराज कैसे करती। बिना कुछ कहे वो फिर से किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद मनीषा बबीता को खाना देती है। तभी रितु और टीना दोनों अजीब सा मुंह बनाती है। भगवान ने इसे कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। अरे खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। सारा का सारा राशन बर्बाद कर दिया इसने। सोचा था कि अरेंज मैरिज करवाकर अपने बेटे के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था। सोचा था ताजमहल और किस्मत में लिखा था पुराना किला। वही तो माँ, इनको अभी तक खाना बनाना नहीं आता। अरे क्या ही सीखा इन्होंने अपने मायके में। मेरे फ्रेंड की भाभी है, जिनसे अपना जो दिल करे ना वो बनवा लो, हर काम में एक्सपर्ट है। और एक ये है, इनको घर का कोई काम नहीं आता, ना खाना बनाना आता है और ना ही कुछ झाड़ू पोछा करने में तो इनको सुबह से शाम हो जाती है। अरे खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। तुम दोनों माँ बेटी क्यों खामखा परेशान कर रहे हो बेचारी को। ये तो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बनाने के लिए तैयार भी हो गई। वरना जो अरेंज मैरिज की बहू होती ना, वो किसी भी काम को सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती, उल्टा 4 सुना देती है। जिस दिन मनीषा घर से चली जाएगी ना, उस दिन तुम्हें उसकी कदर महसूस होगी। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। रितु और टीना दोनों की हरकतों में कोई सुधार नहीं होता। मनीषा के इतना करने के बाद भी वो दोनों आए दिन उसके हर काम में कोई न कोई जानबूझकर कमी निकालती रहती। बेचारी मनीषा उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही एक दिन मनीषा अपनी माँ से फोन पे बात कर रही होती है। अरे वाह महारानी, यहाँ फोन पर अपनी माँ से बात कर रही। घर का काम क्या तेरी माँ करेगी आकर? माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और आपको जो कुछ भी खाना था वो सब कुछ मैंने बना दिया है। लेकिन कम से कम आप मेरी माँ के बारे में ऐसे उल्टे शब्द का इस्तेमाल तो ना करें। आपको जो कहना है आप मुझे कह लो, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में आप कुछ कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, रहती मेरे घर में है, खाती मेरे घर में और साइड ले रही अपने माँ बाप का। माँ जी, वो मेरे माँ पापा हैं और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लें, फिर भी कमी लगी रहती है। हाँ तो इस घर में रहना है तो अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करनी पड़ेगी फोन पर। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी जगह अगर आपकी टीना होती और उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों का दिल जीत पाऊँ। मेरी बेटी की बराबरी करने की औकात नहीं है तेरी। ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को मेरी जरूरत है। बस मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल रखना। इतना बोलकर मनीषा अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मनीषा की गैर मौजूदगी में रितु और टीना दोनों को उसकी कमी महसूस होती है। और जब ये बात वरुण को पता चलती है तो वरुण भी मनीषा के पास चला जाता है। रितु और टीना दोनों को मनीषा के हाथ का बना हुआ पकवान और उसका प्यार सब कुछ याद आता है और उन्हें खुद की गलती महसूस भी होती है। रितु सब कुछ भुलाकर अपनी बहू को लेने के लिए उसके मायके जाती है और वहां जाकर उससे माफी मांगती है। बहू अब घर चल, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने हमेशा तेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब कुछ भूलकर घर चल बहू। माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी घर गृहस्थी हंसी खुशी शांति के साथ चले। लड़ाई झगड़ा मनमुटाव करके परिवार में नहीं रहना चाहती मैं। हाँ बहू, मैं जानती हूँ तेरे हाथ का खाना, तेरे हाथ का सब कुछ याद आ रहा है हमें।
जब से तू हमारे घर में शादी करके आई है ना, तब से हमने बाहर का खाना बंद कर दिया है। आखिर जिसकी बहू इतना ज्यादा सर्वगुण संपन्न होगी, उसकी सास तो घूम फिर के बहू के पास आएगी ही ना। तो बस मैं भी आ गई अपनी बहू को लेने, चल। थोड़ी देर बाद रितु और मनीषा घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन फिर से रितु और टीना मनीषा से खूब सारा मनपसंद पकवान बनाती और हंसी खुशी उसके साथ मिलकर उस पकवान को खा खा कर एंजॉय करती और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती। विनोद और शोभा की 3 बेटियां थी। उसकी तीनों ही बेटियां काली थी। बस इस बात की चिंता हर समय शोभा को सताती। ऐसे ही एक दिन जब विनोद कूड़ा बेचकर घर आता है तो शोभा विनोद से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी तीनों बेटियों की बहुत चिंता सताती है। पर किस चीज की चिंता तुम्हें सताती है? माना कि हम गरीब हैं, कूड़ा बेचकर अपना पेट पालते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटियों की परवरिश नहीं कर सकता। वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जानती हूँ कि हम गरीब हैं और कबाड़ी वाले हैं। मुझे तो चिंता इस बात की सताती है कि हमारी तीनों ही बेटियां काली हैं और हम गरीब कबाड़ी वाले। हमारी तीनों बेटियों से कौन शादी करेगा? जो भी शादी करेगा वो तो मोटी रकम मांगेगा। इसीलिए हमें अभी से ही अपनी बेटियों की शादी की चिंता करनी चाहिए और पैसे भी जोड़ने चाहिए। शोभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब के जमाने में कोई रंग रूप नहीं देखता। और वैसे भी मैं अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा। तुम देखना, जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी तब लड़के वाले खुद हमारी बेटी के पास आएंगे उनसे शादी करने के लिए। तब देखना तुम उस दिन मैं अपनी बेटी की विदाई कितने धूमधाम से करूंगा। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तुम हमारी विदाई की फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? आखिर मैं भी एक माँ हूँ। अच्छा चलो, ये बातें बहुत हो गई। अब जल्दी से अंकिता और अंजलि को बुला लो, खाना खाना है। बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेना। इस तरह से परेशान शोभा अपनी परेशानी अपने पति को बताती है, पर विनोद के समझाने के बाद भी शोभा की परेशानी कम नहीं होती। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और कबाड़ी का काम करने की वजह से विनोद की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति? अचानक से इनको खून की उल्टी कैसी हो गई? सब ठीक तो है ना? माफ करना बहन, पर तुम्हारे पति को कैंसर है। अगर आपने अभी अपने पति का इलाज नहीं करवाया तो उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। विनोद की बीमारी की खबर सुनने के बाद शोभा की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर शोभा और उसका परिवार इतना गरीब था कि वो विनोद का इलाज नहीं करवा पाते और कुछ ही महीनों में विनोद की मृत्यु हो जाती है। आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? आपने अपनी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालूंगी? माँ, हम गरीब हैं, इसीलिए हम पापा को नहीं बचा पाए, पर मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं किसी की अपने घर में बीमारी से मौत नहीं होने दूंगी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अब हम पापा का सपना पूरा करेंगे, बस आप निराश मत होना। अब शोभा अपनी तीनों बेटियों के लिए जीने लगती है और अपने पति की तरह कबाड़ी का काम करती है। देखते ही देखते शोभा की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है और एक दिन शोभा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार माँ को देख शोभा की तीनों बेटियां डर जाती हैं और शोभा को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें क्या हो गया? अचानक से इतनी खांसी क्यों होने लगी? फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस हल्की सी खांसी है और अपनी माँ से कहो कि वो कबाड़ी का काम छोड़ दे। गंदगी की वजह से उन्हें बीमारी भी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, हम समझ गए। अब शोभा की तीनों बेटियां अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और शोभा को कबाड़ी का काम करने के लिए मना कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा की तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। देखो मेरी बेटियों, मैं जानती हूँ तुम तीनों पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हो और अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, पर इतना अच्छा रिश्ता नसीब से आता है। इस रिश्ते के लिए मना मत करना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हमने शादी कर ली तो हमारा करियर कैसे बनेगा? पापा का सपना कैसे पूरा होगा?
तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम तीनों काली हो, तुम तीनों से कोई शादी नहीं करेगा। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गरीब का बाड़ा बेचने का काम करती हूँ तो सोचो कौन थामेगा तुम्हारा हाथ। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या पापा ने तुम्हें क्या समझाया था? मुझे सब याद है, पर मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती। और पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। वैसे भी अब मैं इतना कमा नहीं पाती कि तुम तीनों को पढ़ा सकूं। माँ, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम घर पर आराम करो, इसीलिए तो हम तीनों पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। और माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आपको ही आसानी होगी आपकी तीनों बेटी की विदाई करने में। अब शोभा की तीनों बेटियां शोभा को काफी समझाती है। अपनी बेटियों की जिद के आगे शोभा कुछ नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और शोभा की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ देखो, आखिरकार मैं टीचर बन ही गई। और मैं डॉक्टर। अब हमारे घर में कोई भी पापा की तरह बीमारी से नहीं मरेगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम तीनों बहनों ने पापा का सपना पूरा किया। सही कहा था मेरी बेटियों ने आज। तुमने आखिर अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया। देख रहे हैं आप, आपकी तीनों बेटियां काबिल बन चुकी है। अब हम कबाड़े वाले नहीं कहलाएंगे, अब हम अपनी बेटियों के नाम से पहचाने जाएंगे। माँ, आपको खुश देखकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। अब बारी आपके सपने की है। आप हमारे लिए अपनी मर्जी का लड़का देख सकती हैं। हाँ माँ, हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। आखिर मैं अब पुलिस वाली जो हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि कौन दहेज मांगता है आपसे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझसे तो सब वैसे ही डरते हैं। और तेरे पुलिस बनने के बाद किसी की कहाँ इतनी मजाल कि वो तेरे सामने मुंह खोल पाए। अब मेरी बेटियों की विदाई वैसी ही होगी जैसे मेरे पति ने चाही थी। आज शोभा बहुत खुश थी। अब शोभा कभी भी किसी को ये कहने में नहीं कतराती थी कि वो एक कबाड़ी वाली है। अब शोभा सर उठाकर गर्व से कहती है कि इसकी तीनों बेटियां सरकारी कर्मचारी है। पंडित जी, मेरी तीनों बेटियां काबिल हैं। भले ही उनका रंग काला है, पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छू रखा है। इसीलिए आप मेरी बेटियों का अच्छे घर में रिश्ता देखना और इस बार लड़के वालों को सच बता देना कि मैं एक कबाड़ी वाली हूँ। हाँ हाँ शोभा बहन, क्यों नहीं। आखिर अब तुम्हारी तीनों बेटियां काबिल जो बन गई हैं, अब तो हर कोई तुम्हारी बेटियों से शादी करने को तैयार होगा, भले ही वो काली ही क्यों। पंडित शोभा की तीनों बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं और बहुत जल्द शोभा अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर में तय कर देती है। मेरी तीनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया। बहुत जल्द मेरी तीनों बेटियों की विदाई हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरी आंखें खुशी के मारे झलक रही हैं। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी की विदाई के साथ साथ ना तुम्हारी विदाई भी होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। अपनी बेटियों की बात सुनकर शोभा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा बड़े ही धूमधाम से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाती है। शादी के बाद शोभा उसी तरह से अपनी तीनों बेटियों की विदाई करती है जैसा कि उसके पति ने चाहा था। अपनी बेटियों की विदाई करने के बाद शोभा गंगा नहाने जाती है।